अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। न्यूरो साइकोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है मेरी वीडियो का वो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन को न्यूरो एग्जाम भी कहते हैं, जो कि किसी पर्सन के जो नर्वस सिस्टम होता है उसको एग्जामिन किया जाता है। और ये किसी हेल्थ केयर जो होते हैं प्रोवाइडर्स, उनके ऑफिस में ये एग्जामिनेशन जो होती है न्यूरोलॉजिकल कंडक्ट की जाती है। इसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं और इस एग्जामिनेशन में जो पेशेंट होता है उसको किसी भी किस्म का पेन या कोई भी जो है उसे किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इन दोनों में जो नर्व्स होती हैं उनको एग्जामिन किया जाता है कि इस एरिया की जो नर्व्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं, या इन दोनों एरियाज में जितने पार्ट्स हैं वो एक पर्सन के किन किन एरियाज को कंट्रोल करते हैं, या हमारे किन किन बिहेवियर्स को, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और उनमें जो डिस्टर्बेंस आ रही हैं उनको जो है उनका एनालिसिस करने के लिए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है वो की जाती है। अब जो ये न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जाती है इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी हम डिफरेंट चीज़ों को इसमें एग्जामिन करते हैं, लाइक एक पर्सन के जो मोटर और सेंसरी स्किल्स होते हैं, उसकी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को हम असेस करते हैं, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसके रिफ्लेक्सेस क्या हैं, और जो उसकी नर्व्स हैं उनका क्या फंक्शन है, इन तमाम चीज़ों को हम एग्जामिन करते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है ये डिफरेंट तरीकों से की जाती है और ये डिपेंड करता है एक पेशेंट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसकी एज क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है जो भी टेस्ट उस पर अप्लाई करना होता है या जो भी एग्जामिनेशन करनी होती है वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए की जाती हैं। अब सवाल ये है कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है ये करवानी क्यों चाहिए है या किन लोगों को करवानी चाहिए है। अब एक पर्सन जो है उसका जो नर्वस सिस्टम है, आया वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा, या उसको किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, उसको फिजिकल, बिहेवियरल या किसी भी हवाले से अगर वो कोई मसला महसूस कर रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको अपना कंप्लीट जो है वो एग्जामिनेशन करवानी चाहिए है। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि जो ब्रेन या उसके जो रिलेटेड पार्ट्स होते हैं उसमें जब कुछ डैमेज आना शुरू होता है, कोई मसला बनना शुरू होता है, तो बात चीज़ें फ़ौरन पता नहीं चलती हैं, बहुत टाइम गुजरने के बाद उनके सिम्टम्स जो हैं वो आना शुरू होते हैं। अब ये है कि अगर तो कोई छोटा मोटा सिम्टम ऐसे शो हो रहा है तो चाहिए ये है कि जो है एग्जामिनेशन करवा ली जाए, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज पर ही मसले को फाइंड आउट कर लिया जाए, डायग्नोज कर लिया जाए, तो उससे फिर ये होता है कि उसकी जो सिम्टम्स हैं उनको कवर किया जा सकता है, उसकी जो मजीद काजेज हैं उनको रोका जा सकता है, और फिर उसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी उनको भी हम जो है वो रोक सकते हैं। अब जो एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें जो होती हैं उनको देखना होता है, या किस वक्त जो है वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवानी चाहिए है। इसमें जब रूटीन फिजिकल चेकअप होता है उस दौरान जो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवा लेनी चाहिए है। कोई भी टाइप का ट्रॉमा हो तो देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवा लेनी चाहिए है, या कोई प्रोग्रेशन हो किसी डिजीज़ की तो उस सूरत में भी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवानी चाहिए है। अब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाने का मकसद जो होता है, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया कि ये होता है कि अगर हमारी असल में रूटीन नहीं होती है, हम समझते हैं कि जी टेस्ट करवाएंगे तो कोई मसला आ जाएगा, पता चल जाएगा, और कोई मसला आ गया तो क्या होगा, इस खौफ की वजह से समटाइम अपने टेस्ट नहीं करवाते हैं। और टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है कि देखिए अगर कोई मसला है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, और जब एक मसला आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर उसका हम कोई इलाज कर सकते हैं, उसके लिए हम कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अब टेस्ट ना करवाएं और मसला जो है वो इतना बढ़ जाए कि जिस वक्त उसका पता चले उस वक्त हम कुछ कर भी ना सकते हों, तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो इसलिए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है वो टाइमली करवानी चाहिए है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी इशू अगर बन रहा है इनसाइड तो उसको टाइम रहते जो है देखा जा सके।
अब एक पर्सन को कैसे पता चले कि उसे जो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इनिशियल स्टेज पर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवा लेनी चाहिए है। अब एक पर्सन को भी तो पता होना चाहिए ना कि उसमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अब उसको जो है एग्जामिनेशन की तरफ जाना चाहिए है। तो वो हम कंप्लेंट्स देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंप्लेंट्स फ्रीक्वेंटली आ रही होती हैं जिसकी वजह से एक पर्सन जो है उसे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए है। हेडेक अगर मुसलसल रह रहा है, ब्लोअर वियन है, बिहेवियर में कोई चेंज फील हो रहा है, मुसलसल फटीग फील हो रही है, एक पर्सन का जो बैलेंस या कोऑर्डिनेशन है उसमें कोई चेंजेस आई हैं, आर्म्स या लेग्स में नमनेस या टिंगलिंग महसूस हो रही है, आर्म्स और लेग्स की जो मूवमेंट है उसमें कोई कमी महसूस हो रही है, हेड नेक या बैक में अगर कोई इंजरी हुई है तो उस सूरत में फीवर मुसलसल रह रहा हो, सीजर्स हो, स्लर्ड स्पीच हो, वीकनेस हो या ट्रिमर्स हो, ये तमाम ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे कंप्लेंट्स हैं कि अगर एक पर्सन को मुसलसल ये इश्यूज आ रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, तो उसे चाहिए है कि वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की तरफ मूव करे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई भी इशू है तो उसको इनिशियल स्टेज पर ही कवर किया जा सके। अब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए इक्विपमेंट्स कौन कौन से ज़रूरत होती है उनको देख लेते हैं। अब जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं मोस्टली ये इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सम टाइम इनमें कोई थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। उसमें जो है वो कॉटन बॉल आ जाती है, कॉटन स्वैप्स आ जाते हैं, ये स्टेराइज्ड होने चाहिए, पेन फ्लैश लाइट हो जाती है, फिर उसके बाद सेंसरी रिफ्लेक्स हैमर जो होता है वो इसमें ज़रूरत होती है, मैकेनिकल टिकिंग वॉच या टाइमर की ज़रूरत पड़ती है, स्नेलन चार्ट होता है, फिर उसके बाद स्टेराइज बोतल होती है, स्टॉक बोतल होती है, फिर शुगर वाटर होता है, स्टेराइज ड्रॉपर या शुगर पॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, फिर इसके साथ स्टेराइज स्टॉक बोतल ऑफ साल्ट की ज़रूरत पड़ती है, साल्ट वाटर की, और फिर उसके बाद जो है वो स्टेराइज ड्रॉपर और साल्ट पॉकेट जो है वो होनी चाहिए, फिर टेस्ट ट्यूब्स होनी चाहिए, 2 अदद टंग रिवर्सल होना चाहिए, वो स्टेराइज्ड हो, फिर उसके बाद ट्यूनिंग फोक होना चाहिए है, पेंसिल्स 2 अदद होनी चाहिए, वेल ऑफ कॉफ़ी होनी चाहिए, वेल ऑफ लेमन जूस और वेल ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, और विजुअल एक्यूटी चार्ट होना चाहिए। ये वो तमाम सामान है जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के दौरान एक हेल्थ प्रैक्टिशनर जो है उसने किन चीज़ों को एग्जामिन करना होता है, तो उसमें जो है जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली उसका जो फंक्शन होता है उसको टेस्ट करना होता है। नर्वस सिस्टम जो है ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और जिसमें के मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम में जो है हमारा ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड्स आ जाती है, उसके बाद हमारी 12 नर्व्स आ जाती हैं जो ब्रेन से आती हैं या हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे निकलती हैं। इन नर्व्स, न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, इन तमाम पार्ट्स की जो फंक्शन होते हैं या इनकी वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उनको असेस करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए जो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जाती है। इसके लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले जो है वो मेंटल स्टेटस देखा जाता है। मेंटल स्टेटस जो होता है ये बेसिकली एक पेशेंट का लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड इंटरेक्शन होता है उसके एनवायरनमेंट के साथ, और इसको असेस जो है वो कन्वर्जेशन के थ्रू करता है एक जो हेल्थ प्रैक्टिशनर होता है, और क्लाइंट के साथ बातचीत करते हुए वो उसकी जो अवेयरनेस होती है उस पर्सन की अपनी ज़ात के बारे में, प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, इन चीज़ों को जो है वो असेस करता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में एक पर्सन की जो स्पीच होती है, उसकी जो बोलने का तरीका होता है, इन चीज़ों को भी जज किया जाता है। जब एक पेशेंट किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाता है या हेल्थ प्रोवाइडर के पास जाता है, तो जब उसके साथ मीटिंग हो रही होती है, एक इनिशियल मीटिंग, तो उस मीटिंग के दौरान उसको ऑब्जर्व करके उससे मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछकर उसकी जो भी मेंटल स्टेटस होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, जब उसको मेंटल स्टेटस को एग्जामिन किया जाता है तो फिर इस एक फॉर्म है, इसके थ्रू सारा चेक किया जाता है कि वो किस क्राइटेरिया में कहाँ लाई कर रहा है। इसका जो टोटल स्कोर है वो 30 है, और इस 30 स्कोर में किस चीज़ को क्या स्कोर दिया गया है वो देख लेते हैं।
ये टेबल एक स्क्रीन पे आपको सामने नजर आ रहा है। इसमें जो पहला कॉलम है उसमें एलिमेंट्स हैं, यानी किन किन चीज़ों को हमने जो है उनके एलिमेंट्स को हमने एग्जामिन करना है। फिर उसके बाद मैक्सिमम स्कोर है, पेशेंट स्कोर है, यानी मैक्सिमम स्कोर इतना है, इसमें से पेशेंट ने कितना स्कोर किया है। और आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है वो क्लाइंट को स्कोर दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले जो है वो ओरिएंटेशन है, इसके 10 नंबर हैं। 5 नंबर का जो सवाल है उसमें हम क्लाइंट से पूछते हैं कि ये कौन सा साल है, सीजन क्या है, डेट क्या है, डे क्या है, वीक और मंथ क्या है। अगर वो उसका बिल्कुल एक्यूरेट जवाब देता है देन हम उसको 5 मार्क्स देते हैं। अदरवाइज वो जिस तरह से इसके आंसर करेगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसको यहाँ पर जो है वो स्कोर देंगे। उसके बाद 5 मार्क का उसका जो क्वेश्चन है वो कि वो इस वक्त कहाँ पर है, किस स्टेट में है, कंट्री में है, टाउन, सिटी, हॉस्पिटल, किस फ्लोर पे है हॉस्पिटल के, यानी उसकी जो ओरिएंटेशन है उसके बारे में ये क्वेश्चन की जाती है। ये दोनों सवाल जो हैं ये 5-5 नंबर के होते हैं और क्लाइंट इसका जिस तरह से आंसर करता है उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको मार्क्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है, इसके 3 नंबर हैं। इसमें जो एग्जामिनर होता है वो 3 ऑब्जेक्ट के स्लोली और बहुत क्लियरली उसके सामने नाम लेता है और फिर क्लाइंट से कहता है कि वो उनको रिपीट करे। अब जो क्लाइंट ने उन नेम्स को रिपीट करना है उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे कि 3 में से क्लाइंट जो है वो कितने नंबर लेता है। और एग्जामिनर जो है वो उस वक्त तक इन अल्फाजों को रिपीट करता रहेगा जब तक कि क्लाइंट जो है वो इन लफ्जों को सीख नहीं लेता। क्लाइंट की अटेंशन और उसकी जो कैलकुलेशन है उसको चेक किया जाता है। 5 मार्क्स इसके हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि क्लाइंट से कहा जाता है कि 100 से बैकवर्ड जो है वो 93 तक जो है वो काउंटिंग करे। उस या फिर उसको कोई जो है ऑल्टरनेट वर्ड दिया जाता है, कोई वर्ड दिया जाता है, कहते हैं कि उसको ऑल्टरनेट स्पेलिंग यानी बैकवर्ड उसके स्पेलिंग बोले। जैसे वर्ड है तो पहले वो DLROW यानी उस स्पेलिंग को उल्टा करके वो बताएगा। इसको मकसद जो होता है कि आया क्लाइंट जो इस वक्त अटेंटिव है और उसकी कैलकुलेशन जो है वो कैसी है। अब 5 में से उसको कितने मार्क्स दिए जाएंगे इस चीज़ की ये डिपेंड करता है क्लाइंट जो रिस्पॉन्स देता है उसके ऊपर। नेक्स्ट जो कॉलम है वो रिकॉल यानी उसकी जो मेमोरी है उसको टेस्ट किया जाता है। इसके 3 मार्क्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो हेल्थ प्रैक्टिशनर है या थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट से कहता है कि मैंने तुम्हें 3 अल्फाज बताए थे, 3 ऑब्जेक्ट के नेम बताए थे, क्या तुम मुझे वो नेम बता सकते हो। अगर तो वो एक्यूरेट बता देता है तो यहाँ पर उसको 3 मार्क्स पूरे दिए जाते हैं। अगर वो नहीं बता पाता तो उसके अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पर उसको मार्किंग दी जाती है। अब लास्ट जो कैटेगरी है वो लैंग्वेज और प्रैक्टिस है। इसके टोटल 9 नंबर हैं जो कि छोटी छोटी कैटेगरीज बनाई हुई हैं, उसमें उनको डिवाइड किया हुआ है। क्लाइंट के सामने कोई से 2 ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं और उसे कहा जाता है कि वो उनके नाम बताए। लाइक उसके सामने जो है रिस्ट वॉच रख दें या कोई पेंसिल रख दें या कोई कप रख दें और साथ में प्लेट रख दें, यानी कोई भी 2 ऑब्जेक्ट उसके सामने रखने हैं और उसे कहना है कि उसके नेम बताए। 2 नंबर इसके हैं। इसमें उसके जो रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको मार्क दिए जाएंगे। फिर उससे कहा जाता है, उसे एक फ्रेज उसके सामने बोला जाता है, उसे कहा जाता है कि वो उसको रिपीट करे। अब उसने जब रिपीट करना है तो रिपीट करते हुए उसमें नो, इफ, एंड, बट्स इस किस्म के कोई अल्फाज उसने नहीं बोलने हैं। तो इसका 1 नंबर है और उसके रिस्पॉन्सेज पर ही ये डिपेंड करता है कि उसको 1 नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद उसको एक ब्लैंक पेपर दिया जाता है और उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि इस पेपर को हाफ फोल्ड करें और फिर इसको नीचे गिरा दें। अब इसके 3 नंबर हैं और देखा जाता है कि क्लाइंट इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है और एक्यूरेटली फॉलो कर रहा है या नहीं। क्लाइंट को एक कार्ड दिखाया जाता है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। उसे कहा जाता है कि इसको पढ़ो और इसमें जैसा लिखा गया है वैसा करो। लाइक जो इंस्ट्रक्शंस है वो लिखी हुई हो, क्लोज योर आइज, वो उसको पढ़े और पढ़ने के बाद फिर उससे अपनी आंखें क्लोज कर ले तो इट मीन्स वो पढ़ भी रहा है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी कर रहा है। 1 नंबर इसका है। फिर उसको कहा जाता है कि वो फिर पेज दिया जाता है, उसे कहा जाता है कि मेक एनी सेंटेंस, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर कोई एक सेंटेंस बनाएगा और वो जो सेंटेंस है उसमें एक नाउन और एक वर्ब मस्ट होना चाहिए है, इस तरह का वो सेंटेंस बनाएगा। फिर उसको एक पिक्चर दी जाती है। 1 नंबर इसका है सेंटेंस बनाने का और वो जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस पढ़ के वर्क करने के लिए कहा था 1 नंबर उसका है। फिर लास्ट में हम उसको एक पिक्चर देंगे और उसे कहेंगे कि वो इस पिक्चर को कॉपी करे। उसको डिफरेंट एंगल से वो तस्वीर बनी हुई होगी और उसे कहेंगे कि वो मैक्सिमम जो 10 एंगल्स हैं उनसे इसको जो है वो कंप्लीट करे। 1 नंबर इस एक्टिविटी के लिए है। ये टोटल जो है 9 मार्क्स हैं इस एक्टिविटी के लिए
और जो ये मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो उसका टेस्ट होगा, इसके टोटल 30 मार्क्स हैं। अब इसमें से देखना ये होता है कि क्लाइंट जो है उसने कितने मार्क्स लिए हैं। 30 में से वो जितने मार्क्स लेगा उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको जो है वो असेस करेंगे कि ये इसकी जो करंट मेंटल स्टेट है वो किस लेवल पर है। नेक्स्ट जो है वो मोटर फंक्शन एंड बैलेंस चेक करने के लिए जो हेल्थ प्रोवाइडर होता है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से एक पर्सन का जो मोटर फंक्शंस होते हैं और बैलेंस होते हैं उसको चेक करता है। लाइक वो उसका मोटर फंक्शन या बैलेंस चेक करने के लिए उसको उसके हाथ और उसकी टांगें जो हैं, उसके बाजू और टांगें जो हैं आगे पीछे करने के लिए बोलेगा, उसे उठने बैठने के लिए बोलेगा, उसे बैलेंस चेक करने के लिए, उसे वॉक करने के लिए बोलेगा, फिर आइज बंद करके राइट टू लेफ्ट उसे मूव करने के लिए बोलेगा। फिर उसके जो मोटर फंक्शंस हैं उसको चेक करने के लिए उसके जो जॉइंट्स हैं उनकी जो मूवमेंट है, उसके मसल्स जो हैं उनको भी जो है वो इसी तरह से डिफरेंट मेथड्स के साथ चेक करेगा। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं ये जो हेल्थ प्रोवाइडर होता है वो करता है, उससे परफॉर्म करवाता है अपने क्लाइंट से, और जो क्लाइंट होता है उसने एक्टिवली मूवमेंट के थ्रू जो है इसको परफॉर्म करना होता है। तो फिर इससे वो जान पाता है कि जो पेशेंट है उसका मोटर फंक्शन ठीक है, उसका बैलेंस ठीक है, या अगर वो समझता है कि कहीं कोई उसको इशू नज़र आ रहा है तो फिर उसको फर्दर जो है वो डायग्नोसिस के लिए रेफर कर दिया जाता है। पेशेंट का जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो पेशेंट की जो सेंसेशंस हैं, उसकी सेंसरी एबिलिटीज़ हैं उसको चेक करेगा कि आया उसकी सेंसेस जो हैं वो ठीक काम कर रही हैं। अब इसके लिए वो मुख्तलिफ जो है इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर सकता है, लाइक डल नीडल्स हो गई, टिंकिंग फ्रॉक्स हो गए, अल्कोहल स्वैब्स हो गए, या इसके अलावा और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको वो उसकी सेंसेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फिर मज़ीद वो उसकी सेंसेशन को चेक करने के लिए उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को टच करेगा और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा कि आया वो सही सेंस कर रहा है। लाइक उसको जो है कोई हॉट या कोल्ड, शार्प या डल टच उसको लगाया जाएगा, दिया जाएगा कि आया वो उनको फील कर रहा है। इसी तरह से बाकी जो सेंसेस हैं उनको भी एग्जामिन किया जाएगा कि आया उसकी तमाम सेंसेस जो हैं वो काम कर रही हैं। इसके अलावा कुछ परफॉर्मेंस, कुछ टेस्ट इस तरह के होंगे जो कुछ ऑब्जेक्ट्स उससे इस तरह से कुछ उससे टास्क इस तरह के करवाए जा सकते हैं जिससे उसकी सेंसेशंस को मज़ीद चेक किया जा सके। पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल असेस करने के लिए जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो एक स्केल इस्तेमाल करता है जिसको ग्लासगो कॉमा स्केल कहा जाता है। इस स्केल में 3 तरह के रिस्पॉन्सेज लिए जाते हैं। पहला आई ओपनिंग है, फिर वर्बल रिस्पॉन्स है और देन मोटर रिस्पॉन्स है। अब इस स्केल में इन 3 जो रिस्पॉन्सेज लिए जाते हैं इसका जो टोटल जो स्कोर है वो 15 है, जिसमें जो हाईएस्ट स्कोर है वो 15 है और लोएस्ट स्कोर जो है वो 3 है। आई रिस्पॉन्स में जो ग्रेडिंग है वो 1 से 4 तक की गई है, जिसमें स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स को 4 स्कोर दिया गया है, टू वॉइस को 3, टू पेन को 2, और अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा तो उसको 1 ग्रेड दिया गया है। वर्बल रिस्पॉन्स में जो है वो नॉर्मल कन्वर्सेशन को 5 ग्रेड दिया गया है, डिसओरिएंटेड कन्वर्सेशन को 4, वर्ड बट नॉट कोहेरेंट को 3, नो वर्ड ओनली साउंड्स 2 और नन को 1 दिया गया है। इसी तरह से जो मोटर रिस्पॉन्स है उसमें नॉर्मल रिस्पॉन्स जो है उसको 6 ग्रेड दिया गया है, लोकलाइज टू पेन को 5, विड्रॉल टू पेन को 4 और डिसेलिब्रेट पोस्चर को 2 दिया गया है और नन को 1 दिया गया है। इस तरह से जो है ये टोटल जो इसका स्कोर बनता है वो 15 बनता है। यहाँ पर जो है आई ओपनिंग को E, वर्बल रिस्पॉन्स को V और मोटर रिस्पॉन्स को M के साथ जो है वो मेंशन किया गया है। ये स्केल जो है ये बेसिकली क्लाइंट का जो कॉन्शियसनेस लेवल होता है उसको चेक करने के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें 15 स्कोर का मतलब है कि उसका कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो बहुत एक्टिव है और हाई लेवल का है, और लोएस्ट स्कोर जो है वो 3 है, जिसका मतलब है कि उसका कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो बहुत पुअर है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में नेक्स्ट जो है वो इवैल्यूएशन ऑफ द नर्व ऑफ द ब्रेन्स है, यानी जो ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं उनकी इवैल्यूएशन करना। टोटल जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन की 12 हैं जिनको क्रीनियल नर्व्स बोला जाता है, और ये जो क्रीनियल नर्व्स हैं ये जो डिफरेंट फंक्शन बॉडी के परफॉर्म करती हैं
उनको असेस करने के लिए इनको चेक किया जाता है, इनकी एग्जामिनेशन की जाती है। तो उसको किस तरीके से करते हैं, वो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट टास्क होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से जो है जो हेल्थ प्रोवाइडर होता है वो इसको असेस करता है। क्रीनियल नर्व एग्जामिनेशन में जो थेरेपिस्ट होता है या हेल्थ प्रोवाइडर होता है वो हर नर्व के अकॉर्डिंगली, हर नर्व के अगेंस्ट उसे को फंक्शन करने को कहता है, उसका मेथड बताता है कि इस फंक्शन को उसने किस तरीके से करना है, और फिर उसको उसकी फाइंडिंग्स देखी जाती है और क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स होता है उसको देखा जाता है। लाइक सबसे पहले जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व, उसकी जो है उसमें उसकी स्मेल परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन जो है उसको चेक किया जाएगा। उसमें जो है वो क्लाइंट से कहेंगे कि वो अपनी आंखें बंद कर ले, उसके सामने डिफरेंट जो है वो स्मेल्स जो हैं उसके सामने रखे जाएंगे और उसे कहा जाएगा कि वो इसको आइडेंटिफाई करेगी ये किस चीज़ की स्मेल है। अब उसमें कोई पाउडर हो सकता है, कोई विनेगर हो सकता है, किसी भी किस्म की कोई भी स्मेल उसके सामने की जा सकती है, बट वो आंखें बंद करके उसको रिस्पॉन्स करेगा। अब क्लाइंट जो है उसे डिफ्रेंशिएट करना होता है, उसका जो क्लाइंट की उसकी नॉर्मल जो फाइंडिंग होती है उसमें क्लाइंट ने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये किस चीज़ की स्मेल है या किस चीज़ की स्मेल है, ये उसने बताना होता है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व जो है उसके लिए जो फंक्शन वो उसे कहता है कि जिसकी विजुअल एक्टिविटी होती है उस पर उसको चेक किया जाता है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि उसमें उसे कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता है या 20 फीट दूर से उसे कोई ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो उसके बारे में बताए। अब इसमें क्लाइंट ने क्या रिस्पॉन्स देना होता है कि क्लाइंट जो है वो उस ऑब्जेक्ट को 20 फीट के फासले से अगर सही आइडेंटिफाई कर लेता है या जो न्यूज़पेपर है उसको सही पढ़ पाता है, तो इस तरह से उसकी जो ये ऑप्टिक नर्व है उसको भी चेक हो जाता है कि उसकी ऑप्टिक नर्व सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब देखिए ये फैक्ट्री नर्व, ऑप्टिक नर्व का जो इन्होंने एग्जामिन किया उसमें उन्हें अंदाजा हो जाएगा, अगर जो क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स है वो नॉर्मल है तो अंदाजा हो जाएगा कि इसकी ये नर्व्स जो है ठीक काम कर रही हैं। बट अगर उसके रिस्पॉन्सेज नॉर्मल नहीं है, लाइक वो स्मेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, लाइक वो 20 फीट से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, वो न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ पाता, तो इट मीन्स कि उसकी जो ऑप्टिक नर्व है या फैक्ट्री नर्व है उसमें कहीं ना कहीं कोई इशू है। और देन फिर उसको फर्दर जो फाइंडिंग्स के लिए, फर्दर डायग्नोसिस के लिए जो थेरेपिस्ट है वो आगे रेफर कर देता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो ऑक्लोमोटर नर्व है या ट्रॉक्लियर नर्व है, उसको जो है वो असेस किया जाएगा। अब इन दोनों नर्व्स में आंखों की जो एक्स्ट्रा मूवमेंट होती है, राइट लेफ्ट डाउन, अब मुख्तलिफ एंगल में आंखों की जो मूवमेंट है उसको चेक किया जाता है, उसके लिए डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं और क्लाइंट अगर उन्हें प्रॉपर वे में परफॉर्म कर देता है तो इट मीन्स कि ये दोनों नर्व्स उसकी ठीक काम कर रही हैं। लेकिन अगर कहीं वो परफॉर्म सही नहीं कर पाता है तो देन फिर उसको फर्दर डायग्नोसिस के लिए रेफर किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो टेगमेंटल नर्व है। अब टेगमेंटल नर्व जो है ये आपकी जो फेस की सेंसेशंस है, स्कैल्प है, कॉर्निया है, आपकी ओरल नोजल जो है मेम्ब्रेन्स हैं, च्यूइंग मूवमेंट है, जॉ मूवमेंट है। अब ये तमाम तरह की जो मूवमेंट है ये तमाम जो फंक्शंस हैं इनको आपकी टेगमेंटल नर्व जो है ये देखती है। और जो थेरेपिस्ट होता है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो डिफरेंट टास्क करवा कर इनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है कि आया क्लाइंट की ये टेगमेंटल नर्व जो है ये ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही। एब्यूसेंस नर्व और फेशियल नर्व के जो फंक्शंस हैं उनको चेक किया जाता है। एब्यूसेंस नर्व जो है वो आपको पता है कि जो लेटरल आई मूवमेंट होता है उसको चेक करता है, कंट्रोल करता है। और जो फेशियल नर्व है वो आपका जो टेस्ट है, टंग है, आपकी फेशियल मूवमेंट है, आई क्लोजर है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको आपके फेशियल नर्व्स जो हैं वो कंट्रोल करती हैं। इनके फंक्शंस को असेस करने के लिए डिफरेंट उससे टास्क करवाए जाते हैं और देखा जाता है कि उसकी ये दोनों नर्व्स जो हैं वो ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। एक्यूस्टिक नर्व और उसके बाद ग्लासोफेरेंजियल नर्व के फंक्शंस को देखा जाता है। एक्यूस्टिक नर्व जो है वो हियरिंग और बैलेंस को जो है वो कंट्रोल करती है। ग्लासोफेरेंजियल नर्व जो है ये टेस्ट, टंग जो है उसको, उसके बाद फिर जो है आपकी जो सेंसेशंस होती हैं, स्वेलरिंग है, आपके जो फोनेशियल मसल्स हैं, इन चीज़ों को ग्लासोफेरेंजियल नर्व जो है ये कंट्रोल करती हैं। अब इन तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं जो ये दोनों नर्व्स चेक करती हैं, कंट्रोल करती हैं, उन एक्टिविटीज़ को मुहैया करने के लिए ऐसे टास्क करवाए जाते हैं जिनसे ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म हो सकें। क्लाइंट अगर प्रॉपर वे में परफॉर्म करता है तो इट मीन्स कि ये नर्व्स ठीक काम कर रही हैं।
अदरवाइज फर्दर डायग्नोसिस के लिए रेफर कर दिया जाता है। वेगस नर्व का जो फंक्शन है उसको मेजर किया जाता है। अब जो वेगस नर्व है ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करती है, लाइक जो हमारी डाइजेशन है, हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, या जो और इंटरनल हमारे जो फंक्शंस होते हैं उनको वेगस नर्व जो है ये चेक रखती है, उनको कंट्रोल करती है। और फिर इनके जो फंक्शंस होते हैं उनको मेजर करने के लिए डिफरेंट उससे टास्क परफॉर्म करवाए जाते हैं ताकि देखा जा सके कि वेगस नर्व जो है वो ठीक से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। एक्सेसरी नर्व जो है ये आपकी जो टू मेन एसेंशियल जो आपके मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, लाइक आपकी जो नेक या शोल्डर की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। तो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवा के ये चेक किया जाता है कि ये दोनों मसल्स जो हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और लास्ट में जो है वो हाइपोग्लॉसल नर्व है, और इस नर्व का जो काम है वो टंग मूवमेंट, स्पीच, साउंड, आर्टिकुलेशन और स्वेलरिंग जो है उसको कंट्रोल करना है। और डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करवा के इसके फंक्शन को चेक किया जाता है। और इस तरह से इसकी जितनी भी नर्व्स होती हैं एक पेशेंट की 12 नर्व्स जो हैं ये डिफरेंट टास्क उससे परफॉर्म करवा कर तो इनके जो फंक्शन हैं उनको असेस किया जाता है कि आया वो ठीक से अपने फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो ठीक नॉर्मल रिस्पांस दे रहा है तो वेल एंड गुड। अगर उसके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो नॉर्मल नहीं होते तो देन फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है या थेरेपिस्ट होता है वो उसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए रिकमेंड कर देता है। इसके बाद जो है क्लाइंट का जो कोऑर्डिनेशन होती है उसकी बॉडी के साथ, उसकी अपनी एक बॉडी पार्ट की दूसरी बॉडी पार्ट के साथ जो उसकी कोऑर्डिनेशन होती है उसको चेक किया जाता है कि आया कोऑर्डिनेट ठीक कर रही है उसके बॉडी पार्ट्स या नहीं। तो उसमें क्या होता है कि एक पेशेंट जो है उसको एक सीधी लाइन पर उसको चलने के लिए कहा जाता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नॉर्मल वॉक करे, या फिर जो है वो उसको अपनी फिंगर टैप करने के लिए या पाँव टैप करने के लिए कहा जाता है, और साथ में ही उसको कोई और एक्टिविटी करने के लिए कहा जाता है, लाइक वो टच हिज और हर नोज या आईज, इस तरह से कोई साथ में एट अ टाइम 2 एक्टिविटीज उसको परफॉर्म करने के लिए कही जाती हैं ताकि ये चेक हो सके कि उसकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर और नॉर्मल है या नहीं है। और ये जितने भी हम एग्जामिनेशन हम देख रहे हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन उसमें जितने भी जो जिस एस्पेक्ट से हम उसको असेस करते हैं तो मकसद जस्ट ये होता है कि ये इनिशियल एक असेसमेंट होती है कि हम ये देखते हैं कि क्लाइंट जो है उसका नर्वस सिस्टम जो है वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ऐसा महसूस होता है कि क्लाइंट का कोई भी रिस्पांस जो है वो नॉर्मल नहीं है या उसमें कोई जो है एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर या थेरेपिस्ट है उसको फौरी तौर पर उसको फर्दर डायग्नोसिस के लिए या फर्दर एग्जामिनेशन के लिए जो है वो रेफर कर देना चाहिए है। जी तो व्यूवर्स ये हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जिसको कि न्यूरो एग्जाम भी कहा जाता है का टॉपिक आज हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गया होगा और अब आगे अच्छे से इसको इंटरप्रेट भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो लास्ट वीडियो है मेरी न्यूरो साइकोलॉजी के हवाले से जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स पर है। मैं कोशिश करूंगी कि न्यूरोट्रांसमीटर की वीडियो जो है इसको मैं फुल फ्लेज एक ही वीडियो ना बनाऊं, इसको 2 पार्ट्स में बनाऊं ताकि आप लोग इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।